तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो जो भी स्रोत थे, इस पिछले जो वीडियोस हैं उसमें हमने साहित्यिक स्रोतों की बात कर ली थी सल्तनत कालीन। इसके बाद एक वीडियो थी जिसमें हमने बात कर ली थी विदेशी स्रोतों के बारे में कि कितने क्या विदेशी जो भी आए हैं भारत और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत या संस्मरण लिखे हुए हैं, उनसे जो जानकारी मिलती है राजनीतिक, सामाजिक, उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए या मुद्राएं हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें या फिर उस समय की जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, है ना, जो स्मारकें हैं, वो सारी चीज़ों के कारण जो हमें जानकारी मिल जाती है उस समय की, वो सारे पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले मध्यकालीन स्रोत में कौन कौन से, चाहे वो सल्तनत कालीन हो चाहे मुगल कालीन हो, सभी की बात हम यहाँ करने वाले। तो बने रहिए मेरे साथ आगे सारी जानकारी के लिए। देखिए, सल्तनत कालीन पुरातात्विक स्रोतों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हमने बात करी थी कि कौन कौन से भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्मारकों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्मारक रहे हैं, अभिलेख वगैरह तो हमने बात करी थी उसमें साहित्य में। यहाँ पे स्मारकों की बात करें तो मध्यकालीन जो भवन रहे हैं, मूर्तियां हैं, भग्नावशेष मतलब जो तोड़ ताड़ दिए गए हैं चीजें, हो सकता है कोई मंदिर तोड़ दिया गया हो, कोई मीनार तोड़ दी गई हो, कोई किसी का घर तोड़ दिया हो, महल तोड़ दिया गया हो, तो उनके द्वारा जो अवशेष बचे मात्र हैं उनके कारण, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय, जैसे प्राचीन भारत में अभी हमें उनकी ईंट पत्थर वगैरह मिल जाते हैं, तो वो भग्नावशेष हो गए। उससे क्या है, तत्कालीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ जाता है। अब हम देखेंगे कि साउथ के साइड जैसे द्रविड़ शैली में बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर शैली की अगर हम बात करें तो नागर शैली हो गई, द्रविड़ शैली हो गई, है ना, बेसर शैली हो गई, तो ये शैलियां होती थी मंदिर निर्माण की। तो उनमें अगर बात करें द्रविड़ शैली यानी दक्षिण भारत में ये शैली रही है मंदिरों की, उसमें निर्मित कांचीपुरम जगह का नाम है, उस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर तंजावुर में राज प्रथम द्वारा बनवाया गया। बृहदीश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर है, चोल सम्राटों द्वारा बहुत सारी चीजें बनवाई गई, उसमें दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला पर प्रकाश पड़ता है, उनकी जानकारी मिलती है। मथुरा हो गया, उड़ीसा हो गया, इनके जो मंदिर हैं वो किसके हैं, राजपूत कालीन, क्योंकि उन्होंने करवाया है। जैसे हम बात करें खजुराहो की तो चंदेल कालीन, खजुराहो के जो मंदिर हैं तो वहाँ चंदेलों ने बनवाए हैं, तो चंदेल कालीन सारा स्थापत्य कला की जानकारी हमें मिल जाती है उसके बारे में। मूर्ति कला की जानकारी, सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ जाता है। उन्होंने कुछ लिखा हो कि किस तरह से सारी चीज़ें बनती थी, क्योंकि आसपास वो मंदिर में कुछ मूर्तियाँ बना रहे हैं तो कैसी क्या संस्कृति चल रही थी। इसके अलावा बात करें तो अजमेर का जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद है, अजमेर में बनाई गई थी मंदिरों को तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जब गौरी का आक्रमण हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी अजमेर, तो वहां पे तोड़फोड़ के बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ये मस्जिद है एक, ठीक है। इसके अलावा कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, दिल्ली में है ये 5 मंजिला इमारत। जब उन्होंने बनवाई थी तो 4 मंजिला इमारत थी, लेकिन बाद में टूटने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने एक और मंजिल उसमें बनवाई, जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। सो कुतुब मीनार हो गई, ये सारे जो स्मारक हैं वो गुलाम वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा तत्कालीन सुल्तानों की जो रुचि हो रही थी उसके हिसाब से, भाई कुतुब मीनार के बाद जैसे बात करें तो आपका इल्तुतमिश आ जाएगा। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, भारत का पहला मकबरा है जो अपने बेटे नसीरुद्दीन के लिए वो बनवाता है, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन की अगर बात करें तो अलाउद्दीन ने 1000 खंबे का महल बनवाया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी बन जाती हैं जिनके कारण हमें वहाँ के उस समय की जानकारी मिल जाती है सामाजिक। फिर बात कर लें अगर हम मुगल काल की तो बाबर हो गए, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए। भाई शाहजहां ने तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है उनके समय को, बहुत सारी चीज़ें बनवाई, ठीक है। सो इनके समय में जो इमारतें बनी हैं वो उन तत्कालीन शासकों की क्या रुचि रही है, किस प्रकार से वो सोच रहे थे या किस प्रकार से काम करना चाह रहे थे, उनके स्थापत्य की बात करें, वास्तुकला की, तो इन सारी चीज़ों पर वो प्रकाश डालते हैं। शाहजहां द्वारा जैसे मैंने कहा ताजमहल हो गया, ये उत्कृष्टतम नमूना माना जाता है स्थापत्य कला का, ठीक है। ये सभी भग्नावशेष, इमारतें, स्मारक,
इनसे क्या होता है भाई, उस समय के तिथि क्रम या सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं पुरातात्विक स्रोतों के तौर पर। मुद्राओं की अगर हम बात कर लें भाई, तो जितने भी मुद्राएं मिली हैं, सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, उन मुद्राओं में क्या है, उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। भाई अगर सोने के सिक्के हमें मिले हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उस समय राजकोष स्वर्ण मुद्राओं से या सोने से इतना भारी भरा हुआ था कि सोने के सिक्के चल रहे थे भाई, लोग वक्त सोने में खेल रहे थे। फिर बाद में चांदी के सिक्के आते हैं, चांदी का सिक्का कहीं ना कहीं सोने से कमजोर होता है, तो सोने चांदी के सिक्के। फिर बाद में जब कमी पड़ गई, बहुत कमी पड़ गई, तो तांबे के सिक्के भी आ गए, ठीक है, कांसे के सिक्के भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो ये सारे सिक्कों से ये समझ में आ जाता है कि उस समय की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी क्या थी, कैसा क्या आपका शानो शौकत रही होगी, भोग विलास की क्या कैसी जिंदगी रही होगी, उस राजा की अगर बात करें तो आर्थिक दशा कैसी रही, कितना क्या टैक्स मिल जाता होगा, तभी तो समझ में आएगा ना कि किस हिसाब के सिक्के चलवाएगा। बड़ा सिक्का होगा तो बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे हैं तो अलग बात है। सो उन सारी चीज़ों के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण साधन हो जाते हैं मुद्राएं, ठीक है। मध्यकालीन सिक्कों से तात्कालीन सुल्तानों, अच्छा अब सुल्तानों के वही उसमें नाम भी होंगे, किससे संबंधित हैं, क्या है, सारी चीज़ें, किसकी मान्यताएं थी, तो वो सारी जानकारी भी हमें मिल जाती है, ठीक है। जैसे मोहम्मद तुगलक ने क्या करा था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था भाई, तांबे के सिक्के चलवा दिए थे चांदी की जगह, क्योंकि चांदी की कमी हो गई थी भाई। तो चांदी की कमी होने के कारण क्या है, उनने बोल दिया पूरी जनता को कि अब तांबे की जगह चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलेंगे और उनकी मुद्रा बराबर रहेगी, उनकी वैल्यू बराबर रहेगी। लोग बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि यार भाई चांदी कीमती चीज है, तांबे की बराबर चीज हो रही है, तो लोग भाई जब किसी को पैसा देना होता था तो तांबे के सिक्के देते थे, लेना होता था तो कहते थे नहीं भैया चांदी चाहिए हमें। फिर बाद में माहौल खराब हो गया तो लोगों ने, अब कुछ जो सुनार हुआ करते थे आभूषण बनाने वाले, उनने तो वो और समझदार थे, उनने क्या खुद की टकसालें खोल ली, खुद कांसे के सिक्के बनाने लग गए या तांबे के सिक्के बनाने लग गए। तो बाद में फिर जनता का रोष उत्पन्न हो गया। अब जनता का रोष उत्पन्न हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करना पड़ा, वापस लेने पड़ी वो सांकेतिक मुद्रा। तो ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली में पहाड़ के पहाड़ खड़े हो गए सिक्कों के। हालांकि उस व्यक्ति के पास पैसा था, उसने बाकायदा एक्सचेंज करा कि लो भैया तुम अपना तांबा का सिक्का दो और हम तुम्हें सोने या चांदी के सिक्के में बराबर से वापस कर रहे हैं। तो ये हो गई, अब उसको एक घाटा हो गया भाई राजस्व से, लेकिन ठीक है। सो ऐसा सारी चीजें जो है उस समय की स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती हैं कि क्या कैसा रहा। आर्थिक दृष्टि के अलावा जो संकटग्रस्त रहा होगा उस समय का काल, किसका, मोहम्मद बिन की बात चल रही है। इसी प्रकार सिक्के साम्राज्य विस्तार की जानकारी के लिए भी उपयोगी, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। सिक्का अगर दिल्ली के सुल्तान का सिक्का आपको दक्षिण भारत में मिल रहा है या मान लो मदुरई में मिल रहा है, तो क्या समझेंगे इससे मतलब क्या होगा, या तो वहां पे व्यापार इतनी दूर तक फैला हुआ था कि सिक्के का एक्सचेंज हो रहा था, है ना। अब भाई मान लीजिए आज की कंडीशन में हम कागज के पैसे चलते हैं, तो कागज के पैसे ऐसे चल जाएं कि हम नेपाल का सिक्का इधर चलाने लगे या नेपाल के नोट भारत में चलाने लगे, तो क्या मान्य होंगे? नहीं होंगे भाई। कौन लेगा? जिसको पता ही नहीं वो काय को लेगा। किसकी करेंसी ली जाती है? या तो डॉलर हो, डॉलर सर्वमान्य चीज है ना। सो डॉलर आप दोगे भी तो व्यक्ति को नहीं पता होगा, वो नहीं लेगा, लेकिन पता होगा कि हाँ इसकी कोई वैल्यू है तो वो ले भी लेगा, ठीक है। और वैसे भी भारत में तो रुपया चलता है, तो ज़्यादा आप यूएस में नहीं खेल सकते, यूएस डॉलर पे या किसी भी अन्य चीज़। तो उस समय भी यही होता है ना, किसी राजा के शासनकाल का सिक्का जो है अगर दूसरे राज्य में चल रहा है, मतलब वो जानकारी रखता है या उस समय उनके संबंध अच्छे हैं या व्यापार वाणिज्य चलता आ रहा है, या दूसरी चीज़ की इतना लंबा साम्राज्य चल रहा था, बहुत सिक्के मिल गए, मतलब ये है कि उनका इतनी दूर तक चलता था साम्राज्य, इतना फैला विस्तारित साम्राज्य था। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये सिक्के भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा देते हैं। सिक्कों से तत्कालीन शासकों की अभिरुचि, भाई बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपने सिक्कों पे जो उनकी रुचि थी उसके बारे में जानकारी दी। किसी ने कलमा लिखवाया, किसी ने हो सकता है अपना नाम लिखवाया, किसी ने उस समय के अगर बात करी जाए तो जो खलीफा थे खलीफा के साथ अपना नाम लिखवाया, सारी चीज़ें। किसी ने मीनारें की आकृति उसमें बना दी, किसी ने अपनी आकृति बनवा दी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। धार्मिक स्थिति कैसी क्या थी, कला व्यापार वगैरह में क्या कैसा योगदान चल रहा था सिक्कों का, वो सारी जानकारी हमें उस समय की मिल जाती है। और साथ ही साथ सर्वेक्षण एवं वाणिज्य जो भी चल रहा था व्यापार वगैरह, उसके पर्याप्त जानकारी हमें मिल जाती है इनके द्वारा। ये समझ आ पा रहा। तो यहाँ ये बहुत
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख जो मिल जाते हैं, सो अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिल जाती है कि भाई उस समय सबसे पहली चीज तो क्या है कि माहौल क्या है, क्यों लिखवाया गया, किसके द्वारा लिखवाया गया, किसकी प्रशंसा हो रही, किसकी गुस्सा, किसकी विजय की बात चल रही, सारी जानकारी हमें मिल जाती तिथि क्रम के अनुसार कि यार इसने यहाँ यहाँ लड़ाई करी थी, ये जीत गया, वो हुआ, ऐसा हुआ। सारी जानकारी अभिलेखों के माध्यम से हमें पता चल जाता है। उस समय की सामाजिक हो गई, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये स्थितियों की हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे बात करें विजयनगर में सबसे ज़्यादा उस समय के हमें अभिलेख मिल जाते हैं, या चोल साम्राज्य के भी मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट शासक जो थे, 300 सालों तक इनका त्रिपक्षीय संघर्ष ही चलता रह गया। तो उन सारी चीज़ों के हिसाब से उनके किससे युद्ध हुए, किसने किसको हराया, क्या कैसा रहा, वो सारी जानकारी अभी हमें अभिलेखों के माध्यम से मिल जाती। तो हमने देख लिया यहाँ पे पुरातात्विक रूप से हमें 3 चीज़ों की बहुत सारी चीज़ मतलब जानकारी मिल जाती। एक तो सिक्के हो गए, दूसरा अभिलेख हो गए, और तीसरे वहाँ की मीनारें, स्मारक वगैरह जो भी हैं। इन सारी पुरातात्विक चीजों से भी हमें मध्यकालीन भारत के बारे में, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल सल्तनत रही हो, उनकी जानकारी के पर्याप्त साधन मिल जाते हैं। और पर्याप्त जानकारी उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, हर प्रकार की कला, संस्कृति, प्रेम, जो भी है, रुचियां, सारी चीजों की जानकारी मिल जाती। ठीक है, सो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुगल कालीन जो इतिहास है, साहित्यिक इतिहास, अभी हमने एक वीडियो में बात करी थी केवल सल्तनत कालीन मतलब दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, 1206 से 1526 तक की जानकारी की हम बात कर रहे थे। अभी 1526 से जैसी मुगल सल्तनत लग जाएगी कहाँ तक, 1858 तक की, जब तक ब्रिटिशर्स फाइनली रूल करना चालू नहीं कर देते हैं। तो मुगल कालीन इतिहास के जो भी साहित्यिक स्रोत हैं मेन उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।